नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। साल का वो वक्त आ गया है जब आप कहीं ना कहीं घूमने की प्लानिंग बना रहे होंगे, या क्योंकि 2 साल के बाद अब काफी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई है, बहुत ज्यादा कम हुई है, तो आप सोच रहे होंगे एक अदद फॉरेन ट्रिप ही क्यों ना कर ली जाए। और उसके लिए आपको कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी, थोड़े फाइनेंसेस की, थोड़े अपने बजट को प्लान करना पड़ेगा। तो हम आज कुछ ऐसे ही गोल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जो आपकी चाहतों से जुड़े हुए हैं, जिनको कहते हैं डिस्क्रिशनरी गोल्स। तो ये डिस्क्रिशनरी गोल्स कैसे हैं, इस पर आज करेंगे हम चर्चा, और इनकी प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं। और हमसे बातचीत करने के लिए आज है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और हमेशा हम अलग अलग गोल्स की प्लानिंग आपके साथ मिलकर करते हैं, और क्योंकि एक्चुअली 2 साल के बाद एक बार फिर से ट्रैवल एंड टूरिज्म गुलजार हुआ है, लोग अब फिर से अपने अपने डेस्टिनेशंस पर, अपने पसंदीदा जगहों पर ट्रैवल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसके लिए कोशिश यही रहेगी कि उनकी तैयारी कराएं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मैंने शो की शुरुआत में डिस्क्रिशनरी गोल्स का जिक्र यहाँ पर किया था, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, जब हम पूरी गोल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें डिस्क्रिशनरी गोल्स कहां पर फिट बैठते हैं? स्वाति जी नमस्कार। जैसे आपने कहा कि 2 साल 2.5 साल से कोविड ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन जिंदगी पे लगा दी थी, और जो वो अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, अच्छे मोमेंट्स थे जिंदगी के, वो काफी उसमें अड़चने आ रही थी। अब खुला है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग उसको कहते हैं, जो आप अपनी मर्जी से करें और उसमें मजबूरी ना हो। जैसे आपको घर का किराया देना है, वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं है, वो आपकी मर्जी पे नहीं है, वो मकान मालिक को आपको किराया देना ही है। सो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग उस स्पेंडिंग को कहते हैं जहां पे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो निर्णय आप पे है। देखिए, ग्रोसरीज खरीदना नॉन डिस्क्रिशनरी है, राइट? वेकेशन लेना डिस्क्रिशनरी है। आपको दूसरी कार खरीदना वो डिस्क्रिशनरी है। पहली कार या पहली बाइक खरीदना वो नॉन डिस्क्रिशनरी है। सो डिस्क्रिशनरी एक बहुत अहम हिस्सा होता है जिंदगी का, क्योंकि उसी से आपको एक जीने का आनंद आता है। अगर जो पैसे आप इकट्ठे कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे अगर वो जिंदगी जीने में आनंद ना आए तो अच्छी बात नहीं है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज अ गुड थिंग, बट इन कंट्रोल्ड एंड कैलिब्रेटेड फैशंस। बिल्कुल। इनफैक्ट हमने जब भी आपके साथ भी शोज किए हैं फिरोज, हम लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स की प्लानिंग करते हैं। रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई, शादी, हम अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही शायद कई बार अटके रह जाते हैं। लेकिन जो एक लाइफस्टाइल हमारा है, उस पर हम कई बार ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, या कह सकते हैं कि प्लानिंग उसके लिए नहीं करते हैं। और शायद रीज़न ये है फिरोज कि हमारे जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को खाना शुरू कर देते हैं। क्या मैं सही हूँ? क्योंकि हम अगर अपने फॉर एग्जाम्पल वेकेशन की प्लानिंग नहीं करेंगे, हमें कोई नई गाड़ी खरीदनी है, या कोई और हमें एंटरटेनमेंट या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, हमने अगर उसकी प्लानिंग नहीं की, तो हम फाइनली जो हमारे बाकी जरूरी गोल्स थे, उनमें से शायद पैसे निकालकर अपने इन खर्चों को या इतनी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल स्वाति जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल बात की है। काफी बार ऐसा होता है कि नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो होती है, उसमें आप ललचा के अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ललचा के आप नॉन डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है, उसके गोल से आप आज के समय में विड्रॉ करते रहते हैं। जैसे आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट 30 साल दूर है, तो अगर वेकेशन आपको अगले महीने लेना है, तो उसका जो टेम्पटेशन है वो काफी स्टीप है। तो उसको एक जज्बाती तौर पे दोनों को अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अगर ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो हमेशा गिल्ट फील करते हैं कुछ भी खर्च करने से। सो दोनों एक्सट्रीम बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। बट स्वाति जी, आपने जो कहा वो ज्यादा पॉपुलर बिहेवियर है, कि जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उसमें से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए खर्च हो जाता है, क्योंकि आप लंबी अवधि का सोच नहीं पाते। बच्चों की पढ़ाई 20 साल बाद है, 15 साल बाद है, तो उसमें से निकालना बहुत खतरनाक है। बट ये कॉमन बिहेवियर जरूर स्वाति जी मैं कहूंगा। एब्सोल्युटली। मतलब शायद लोग सोचते हैं कि बरसों की प्लानिंग तो हम कर रहे हैं, परसों की जो अभी जरूरतें हैं उनको क्यों ना पूरा कर लिया जाए। पर जितनी बरसों की प्लानिंग जरूरी है, उतनी ही परसों की प्लानिंग भी जरूरी है। इसलिए हम डिस्क्रिशनरी गोल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में आता है फिरोज, कि हमारे हाथ में जो पैसे आते हैं, हमारी जो सैलरी है, जो सैलरीड क्लास है उनके हाथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, जो बिजनेसमैन है उनके अपने अलग रेवेन्यू होता है। कितना हिस्सा किसी को अपने महीने की आमदनी का अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस या फिर नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, मतलब हमारी ज़रूरतें, हमारी चाहते, हमारे निवेश की तरफ डिवाइड करना चाहिए? देखिए, पहले तो जो आपकी आय है, जो मंथली क्रेडिट होता है या फिर कोई बिजनेसमैन को मंथली नहीं मिलता है, कभी एडॉक मिलता है, क्वार्टरली ज्यादा पैसे आ सकते हैं, कभी बोनस आ जाता है, तो ये थंब रूल तो जरूर रखना चाहिए कि ये 3 हिस्से जो होते हैं, वो 3 की जो एक सेंसिबल डिवाइड मैं मानूंगा कि नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड, जैसे आपकी ईएमआई हो गई, घर का खर्च हो गया, वो सब नॉन डिस्क्रिशनरी 30 to 50% वहां खर्च होना चाहिए। तो आप अपनी चादर है जितनी है उतनी फैला रहे हैं, इसका ये मतलब है। 30 to 50% वहां नॉन डिस्क्रिशनरी में जा सकता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, 30 से 40% या 20 से 40%, लेट मी बी अ लिटिल मोर लिबरल हियर, 20 से 40% इन्वेस्टमेंट करना ही है आपको। अगर ये दो बकेट्स में अगर आपने एडिक्वेट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट कर लिया हो, फिर बचती है गुंजाइश नॉन डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी की। तो वहां पे आप 20 से 30% आप जरूर खर्चा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और अपनी ईएमआईज हैं जो नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है उसमें 30 to 50% डाल दिया। बट एक मैक्सिमम लिमिट मेरे हिसाब से 30% की होती है जो आप अच्छा फील करने के लिए खर्च करते हैं। हॉलीडे हो गया, रेस्टोरेंट्स में जाना हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, या कोई भी एक्सपीरियंशियल चीज हो गई, या कोई ऐसी कमोडिटी लग्जरी गुड्स खरीद ली अपने लिए पहनने के लिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं वो काफी एग्जॉटिक आते हैं आजकल और बहुत मन ललचाता है आपको, और बहुत मार्केटिंग भी होती है। आप एक मॉल में जाते हैं तो चारों तरफ से आपको आप खिंच जाते हैं। कभी फोन खरीदने का मन करता है लाखों रुपए का। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, पहले नॉन डिस्क्रिशनरी कर लें, 30 to 50% इन्वेस्टमेंट कर लें, और डिस्क्रिशनरी जो खुशी का खर्च है वो 20 से 30% से ज्यादा किसी भी आलम में नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ये जो आप 50-30-20 का जो ये रूल बता रहे हैं, बजट का 50-30-20 रूल एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फेमस है फिरोज। लेकिन क्या ये इज इट सब्जेक्टेड टू टाइम ऑल्सो, मतलब हमारे लक्ष्यों के हिसाब से अलग अलग फेज में अगर हम हैं, क्या इसमें कुछ बदलाव हम कर सकते हैं? जैसे आपने बोला, एक आपने एक रेंज हमें दी है डेफिनेटली कि हाँ कम से कम 20 से 40% हो गया है, या 20 से 30% अलग अलग ज़रूरतों चाहतों पे आप कर सकते हैं। पर कौन सा ऐसा परसेंटेज है जहां से आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और कौन सा ऐसा प्रपोर्शन है आपकी सैलरी का जो आपने रूल बताया उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा था, जो आपका खर्च है, घर का खर्च है, जो आप मजबूर हैं वो खर्च तो करना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। उसमें एटलीस्ट आपका 30% खर्चा हो रहा है, तो आप ज्यादा फ्लैम्बॉयंट नहीं जी रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। 30% मिनिमम, 50% मैक्सिमम। फिर रहा सेविंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने कहा कल परसों की भी प्लानिंग करनी है, बरसों की भी करनी है। तो सेविंग्स में अगर आपका 20% नहीं जा रहा है, हमेशा इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स के हिसाब से देखें। जैसे गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट करती है, वैसे इन्वेस्टमेंट की टैक्स आपको सेल्फ रेगुलेट करके सेल्फ डिसिप्लिन के आधार पे 20%, वो तो 20% मिनिमम होना चाहिए। और नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए मिनिमम 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर पैसे इकट्ठे कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, तो कभी ना कभी खर्च करने का मौका जरूर मिलेगा। अगर इस महीने आपने कुछ भी अपनी जरूरतों पे खर्च नहीं किया, तो आपके पास सेविंग्स ज्यादा है, तो 3 साल बाद कर लेना, 5 साल बाद कर लेना। सो बट minimum investment is 20%. That's sacrosanct. जी। अब कई लोगों को साल में इस टाइम पे यूजुअली एक मुश्त रकम मिलती है, या फिर जब भी हमारे पास हाथ में एक मुश्त लमसम पैसा होता है, तो उसमें हमारा जो स्पेंडिंग पैटर्न है या कौन सी चीज़ को पहले निपटाना है वो कैसा होना चाहिए? मतलब डिस्क्रिशनरी पे मानिए फॉर एग्जांपल किसी को 5 लाख रुपए एक मुश्त मिले, तो डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी उन दोनों में किस हिसाब से इस 5 लाख को डिवाइड किया जाना चाहिए? देखिए, 50-50 जरूर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में 50% तो जाना ही है मेरे हिसाब से। बाकी 50% आप एक्सपेंडिचर में देख सकते हैं। ज्यादातर ये जो लमसम पैसा आता है वो आपके महीने के खर्च के लिए नहीं जाता है, क्योंकि आपके पास वो मंथली आय होती है।
तो 50% आपको जब भी कोई लमसम पैसा आए, आप अपने आप को जरूर मोटिवेट करेंगे, 50% आप सेविंग्स में डाल दें। बाकी 50% आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जरूर कर सकते हैं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऐसा ना करें कि आप बहुत भावुक हो जाएं, क्योंकि किसी के पास लमसम हर साल आता है। किसी के पास लमसम कोई प्रॉपर्टी बेच के या कुछ प्रॉफिट, वन टाइम प्रॉफिट है। अगर ये लमसम आपका हर साल आने वाला है तो ज्यादा हिम्मत रखें। अगर ये वन टाइम है, लाइफ में 10 साल में एक बार ऐसी मौका आता है, तो उसमें आप थोड़ा ज्यादा ध्यान बरतें। बट 50-50 का आप जरूर रूल फॉलो कर सकते हैं एज अ थंब। और मानिए अब किसी को निवेश करना है इस रकम को, आपने कहा कि आधा आधा कर लिया जाए। डिस्क्रिशनरी हो गया, नॉन डिस्क्रिशनरी। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब आपको कुछ खरीदना है या वेकेशन प्लान करना था, उसके लिए आपने पैसे रख लिए। और डिस्क्रिशनरी कुछ बड़े गोल्स के लिए आपने रख लिया, कुछ खर्चों के लिए आपने रख लिया। और उसमें निवेश का जो एक एंगल है, माने किसी का कोई एक गोल प्लान है, फॉर एग्जांपल फॉरेन प्लान ही कर लिया, कुछ मतलब फॉरेन रिलेटेड कोई ट्रिप हो गया, कुछ बच्चे को पढ़ाना है, बाहर भेजना है, और वो गोल ज्यादा दूर नहीं है, 1 साल दूर ही है, तो लगभग उसका जो इन्वेस्टमेंट प्लान हो, या कौन से कैटेगरी या कौन से फंड्स में उनको पैसे डालने चाहिए इस टाइम पर? देखिए, अगर 1 साल से कम है स्वाति जी, जाहिर सी बात है, तो आप इक्विटी को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स को 1 साल में प्रेडिक्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो दो बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम्स दे देता हूं। एक होगी आदित्य बिरला सेविंग्स फंड, जो एक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की कैटेगरी में ये आता है। इसमें 5%, 5.4% की रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो खर्चों के बाद ये रिटर्न प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नेट वाईटीएम कहते हैं उसको। वो एक फंड हो गया। निपॉन इंडिया मनी मार्केट फंड एक मनी मार्केट फंड की कैटेगरी है, उसमें से ये बिलोंग करता है, और इसमें भी 5% प्लस की वाईटीएम है, यील्ड टू मैच्योरिटी जिसको कहते हैं। तो ये दो फंड्स आपको 1 ईयर के लिए अगर आप पैसा लगाएं तो एफडी से ज्यादा देने की संभावना है इसमें, क्योंकि एफडी में काफी बार आप जब निकालते हैं तो आपको ब्याज जितना प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिलता है अगर आप होल्ड नहीं करते। तो ये डेट फंड्स में लिक्विड एग्जिट लॉस भी नहीं है। सो दीज टू फंड्स 1 साल तक अपने पैसे को संभाल के भी रख पाएंगे ये फंड्स, और आपको थोड़ी सी बेहतर रिटर्न सेविंग्स अकाउंट से या कभी कभार शायद एफडी से भी ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉरेन ट्रिप का जिक्र किया, और शुरुआत में भी जैसा हमने बोला, क्योंकि अब कई लोग फिर से अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा करना चाहते हैं, तो फॉरेन वेकेशन, हम स्पेशली फॉरेन वेकेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विदेशी टूर्स पर ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, फ्लाइट्स की टिकट महंगी होती है, आना जाना रहना, और यहाँ पे जो करेंसी है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। किन बातों का ख्याल रखते हुए, सबसे पहले मैं आपसे इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझूंगी, लेकिन एक वेकेशन प्लानिंग, खासतौर पर एक विदेशी वेकेशन प्लानिंग के पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है फिरोज? देखिए स्वाति जी, जैसे आपने कहा, इंडिया में अगर ट्रैवल करना है तो कम ट्रिकी है। अगर आप मुंबई से दिल्ली जाके कहीं और आप हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, दसियों फ्लाइट हैं मुंबई दिल्ली के सेक्टर में। डोमेस्टिक की कनेक्टिविटी ज्यादा रहती है। कोई और विदेश में जाते हैं तो 4 फ्लाइटें होती है दिन की, तो महंगाई बढ़ने की गुंजाइश रहती है। पॉइंट वन, तो उसको कहते हैं सीजनल इन्फ्लेशन। तो आप ऐसा मौका ना चूज करें जहां पूरी दुनिया जाना, पूरी इंडिया के काफी सारे लोग जाना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा सीजनल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरी पीक सीजन में जाते हैं तो ऑलमोस्ट 50% खर्च बढ़ जाता है। तो सीजनल इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा ही होगा कि रुपी की जो वैल्यू है वो घटती गई है लास्ट 2-3 महीनों में, स्पेशली वॉर के बाद हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, तो वो होती है रुपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी प्लान करके अपने डॉलर या यूरो या पाउंड इकट्ठा करने लग जाएं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर गोइंग, तो आपकी जो रुपी डेप्रिसिएशन की जो रिस्क है वो मिटिगेट हो सकती है। अगर फिर तीसरा होता है टाइम फ्रेम्स कितना है आपके पास, क्या आप 2 महीने में हॉलीडे पे जाना चाहते हैं या अगले समर वेकेशन की आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो और चौथा होता है लिक्विडिटी रिस्क, जिस दिन आपको पैसे चाहिए क्या वो फंड में से पैसे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, और निकलेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। जैसे इक्विटी में डाल दो और मार्केट नीचे हो, निकालने की जरूरत पड़े तो नुकसान भी हो सकता है। सो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, रुपी डेप्रिसिएशन, सीजनल इन्फ्लेशन, टाइम फ्रेम एंड लिक्विडिटी। ये 4 फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रख के अगर प्लानिंग की जाए वेल इन एडवांस, तो इट्स अ बेटर प्लान। फिरोज, जैसा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बोला, किसी का एक प्रॉपर वेकेशन प्लान है और वो चाह रहे हैं कि 5 साल के बाद लगभग उन्हें एक ग्रैंड वेकेशन प्लान करनी है,
तो कैसा उनका एक इन्वेस्टमेंट प्लान अभी से, वो कैसे तैयारी शुरू करें जिससे कि वो अपने गोल की तरफ पहुंच पाए। मानिए 5 लाख रुपए उनको चाहिए एक अच्छे फॉरेन वेकेशन के लिए, यूरोप टूर हो गया या अमेरिका टूर हो गया, जहां पर भी जाना पसंद करें, तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होगा और कैसे फंड्स में निवेश होगा। स्वाति जी, पहले तो अगर कोई 5 साल पहले ये प्लान कर सकता है तो बहुत लाविश और अच्छी प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि आपका खर्च भी कम हो सकता है और आपका निवेश भी ठीक हो सकता है। क्योंकि काफी बार आप अगर हॉलिडे प्लान एडवांस में करते हैं तो हर चीज की कॉस्ट 20-30% आप बचा सकते हैं। पॉइंट वन। अब रहा सवाल इन्वेस्टमेंट्स का। एक बहुत बड़ा अहम निर्णय होता है कि एसेट एलोकेशन क्या चूज करूं। तो मेरे हिसाब से 80% इक्विटी और 20% डेट की गुंजाइश है, क्योंकि 5 साल का वक्त आपने बताया। तो एसेट लोकेशन 80-20। दूसरा होता है कि लमसम इन्वेस्ट करूं या एसआईपी इन्वेस्ट करूं। तो इसमें तो आप दोनों ही कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी थोड़े पैसे इकट्ठे करे हैं, आज की करंट मार्केट स्थिति में अगर 80-20 का पोर्टफोलियो अप्लाई करना है, तो मैं कहूंगा कि आपकी लमसम पैसे तो आप डाल ही दीजिए और एसआईपी भी चालू कर दीजिए। दैट्स द सेकंड डिसीजन। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप 5 साल के करीब करीब पहुंच जाएं, समझें कि आपकी 3 साल की इन्वेस्टिंग हो चुकी है और या 4 साल की इन्वेस्टिंग हो चुकी है, लास्ट 1 साल में आपको पैसे इक्विटी से निकाल के डेट की तरफ मूव करना है, ताकि जिस दिन जाना है हॉलीडे पे उस दिन मैं इक्विटी से पैसे निकालने ना जाऊं और उस दिन का मार्केट का क्या लेवल होगा किसी को पता नहीं होगा। सो इसीलिए दैट्स द थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन कि पैसे जैसे गोल पास आता जाए, चौथे साल बाद आप अपने पैसे को डेट में मूव कर दें। और फंड्स किस किस्म के होंगे? 4-5 कैटेगरी के इक्विटी फंड्स होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फंड एक होगा, गोल्ड फंड एक होगा, 2 डोमेस्टिक इक्विटी होंगे और 2 डेट फंड्स होंगे। ये 6 फंड्स एक फर्स्ट 4 इयर्स का पोर्टफोलियो बनेगा और लास्ट 1 ईयर का पोर्टफोलियो अलग होगा, जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होंगे। तो उसकी स्कीम्स भी बता देता हूं। डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड, फंड ऑफ फंड एक फर्स्ट फंड है। कोटक गोल्ड फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये 4 स्कीम्स आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देंगी। आईडीएफसी गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड एक डेट फंड है, इसमें 6% पोस्ट टैक्स रिटर्न आएगी अगर आप 5 साल की होल्डिंग पीरियड रखें। और आईडीएफसी गिल्ड 2028, ये 6 फंड्स हैं जो पहले 4 साल का पोर्टफोलियो आपका बनेगा। और लास्ट 1 साल ये पैसे को आपको मूव करके आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड और निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट फंड में मूव करना है, ताकि वॉलेटिलिटी लास्ट 1 ईयर में खत्म सी हो जाए, ताकि आप अपने हॉलिडे पे बिना चिंतित जा पाए। ओके, तो बिना झंझट का टेंशन फ्री हॉलिडे प्लान बनाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं और एक इक्विटी और डेट के मिश्रण वाला पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए, जैसा फिरोज बता रहे हैं, क्योंकि आपका गोल 5 साल बाद है। आपके पास काफी टाइम है अपने इस वेकेशन को ग्रैंड तरीके से प्लान करने का। आपने बोला आखिरी 1 साल में डेट में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि पैसे को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। सो वो ज्यादा सही कदम होता है। तो मतलब किसी का मानिए 1 साल का अगर प्लान है वेकेशन का, मानिए 5 साल के बाद की प्लानिंग नहीं की, 1 साल बाद की प्लानिंग की, तो इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसे ही फंड्स होंगे इन्वेस्टमेंट के। बिल्कुल स्वाति जी, जैसे हमने कहा अगर एक ही साल बचा है तो आपके पास कमाई का इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमाने की गुंजाइश कम है, सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड और निप्पॉन इंडिया मनी मैनेजर फंड, ये 2 स्कीम्स हैं जो 1 साल के नीचे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एग्जिट लोड नहीं लगेगा। आपकी टैक्सेशन ऑफ कोर्स मार्जिनल टैक्सेशन लगेगी, बट 5-5.5% की रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हो गए घूमने फिरने की तैयारी। अब कई लोग नई गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, और यहाँ कह सकते हैं कि कई लोगों को दूसरी गाड़ी अगर खरीदनी हो, एक अच्छी सी सेडान हो गई या बिल्कुल नए मॉडल की कोई गाड़ी, हम चलिए मानिए थोड़ा एक 30 लाख का एक बजट मान लेते हैं कि एक अच्छी खासी एक सेमी लग्जरी गाड़ी कोई खरीदना चाहे, तो उसकी भी एक प्रॉपर गोल प्लानिंग करना जरूरी है फिरोज यहाँ पर गाड़ी खरीदने के लिए। और आप तरीका क्या बताएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि गाड़ी खरीदने के लिए तो कार लोन भी अवेलेबल है और निवेश का रास्ता भी है। तो आपकी नजर में गाड़ी खरीदने का इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा हो? देखिए, गाड़ी खरीदने का इन्वेस्टमेंट प्लान आपको इम्पोर्टेंट होगा। पहले तो एक एक्यूमुलेशन फेस होता है कि आप अपने पैसे एक्यूमुलेट करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास पूरे पैसे के भी इन्वेस्टमेंट मतलब कार खरीदने के पूरे पैसे भी हों, तो आपको इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहिए, ताकि आप अपनी
लोन लेके अपनी इन्वेस्टिंग करके एक एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें। सो पॉइंट वन, अगर आपको कार खरीदनी है, हाई टिकट आइटम 25-30 लाख की कारें आती हैं, जर्मन कारें तो उससे भी ज्यादा आती हैं, तो आप उसकी बहुत पहले से प्लानिंग करें, इक्विटी का सहारा ले, मिनिमम 80% आपको इक्विटी का जरूरत पड़ेगा, दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, आपको जो मैक्सिमम लोन मिल सकता है, अगर आपके पास पैसे हो तो भी आप लोन ले लें, क्योंकि 7.5% पे आपको लोन मिल जाएगा, जिसमें आपकी इंटरेस्ट, अगर आप 5 साल की पीरियड माने, 3 साल की पीरियड माने, तो आपको 5 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। बट अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 12% से ग्रो हो सकती है, तो आपको काफी फायदा हो सकता है। दैट्स द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव डाउन टू द इन्वेस्टर। ओके, तो लोन लेना एक आपके पास रास्ता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है जो कि आप कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके हैं जिससे आप अपने गाड़ी लेने के प्लान को पूरा कर सकते हैं। पर अगर हम इन्वेस्टमेंट का तरीका यहाँ पर चूज करें, तो वहाँ पर जो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान वो कैसे चार्ट आउट होगा कि मानिए निवेश करके गाड़ी खरीदनी है, तो आपको बेसिकली रिटर्न भी मिलेगा और गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। तो ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है थ्रू इक्विटी या डेट, जो आपने जैसा आपने घर के लिए बताया था, तो यहाँ पर कैसा प्लान है वो? देखिए स्वाति जी, अगर सोचिए आपके पास समझो 27 लाख रुपए हैं, और आप उसके पूरी पैसे लेके आप अपनी आपके पास 30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, 3 लाख रुपए आपने अपनी डाउन पेमेंट की, 27 लाख का लोन लिया। अगर आपने 27 लाख का लोन लिया, तो आपके जो पीरियड में आपकी जो इंटरेस्ट बैठती है वो 5.5 लाख की इंटरेस्ट बैठती है, तो टोटल पेमेंट आपकी 33 लाख की लगेगी। और ये जो बाकी 27 लाख रुपए लोन लेने के बाद आपके पास 27 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होंगे, तो वो 27 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए 7 साल के लिए और 12% पे बढ़त कर ली, तो आपकी जो कॉर्पस होगी 7 साल बाद वो हो जाएगी 60 लाख रुपए की, और 27 लाख रुपए आपकी जेब में एक्स्ट्रा बचेंगे अगर आपने पूरी कार की डाउन पेमेंट ना की और 10% की ही डाउन पेमेंट की और बाकी पैसा आपने इन्वेस्ट किया। ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की जो करंट मार्केट स्थिति है, मुझे लगता है 12% कमाना 5-7 साल के लिए 80-20 पोर्टफोलियो में काफी अच्छी संभावना है। तो अगर आप कार खरीदने की आज सोच रहे हैं, तो ये जरूर आप करें कि इन्वेस्ट करें और लोन लें, ताकि आपकी बढ़त ज्यादा हो। दैट्स पॉइंट वन। आपके जो इक्विटी स्कीम्स में बता देता हूं, जो कार है तो उसमें करेंसी का कोई लेना देना है नहीं, तो इंटरनेशनल फंड की जरूरत नहीं है, गोल्ड फंड की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक फंड्स की जरूरत है। तो उसके फंड्स ये होंगे, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड जो एक लार्ज कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक बहुत पुराना 25-27 साल पुराना एक फंड है, प्रशांत जैन मैनेज करते हैं, वो एक सेकंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पंकज श्रिबरवाल जो मैनेज करते हैं ये फंड को, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का मिड कैप स्कीम है, उसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और रहता है आपकी कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये एक आज की मार्केट में कॉन्ट्रेरियन बेट्स लेते हैं, दिनेश जी इसके फंड मैनेजर हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, आर श्रीनिवासन जो सीआईओ भी हैं एसबीआई के, वो फंड मैनेजर है, उसमें थोड़ा सा ग्लोबल का तड़का भी इन्होंने डाला हुआ है, वो एक 5वां फंड हो गया। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, विनीत सामरे इसके फंड मैनेजर है, उनकी जो परख है बिजनेस की बहुत शानदार है। तो ये 6 फंड्स में अगर आपने अपने 80% पैसे लगाए और आईडीएफसी गिल्ड 2027 और आईडीएफसी गिल्ड 2028, ये 2 डेट स्ट्रीम्स में अपने 10-10% के पैसे लगाए, तो अच्छा पोर्टफोलियो कार के लिए होगा। जैसे हम हॉलिडे की बात कर रहे थे, वहां आपको गोल्ड और इंटरनेशनल फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डॉलर आपको इकट्ठे करने हैं हॉलिडे के पहले। इसमें आप डोमेस्टिकली कार खरीद रहे हैं, तो इंडियन फंड्स एंड इंडियन डेट फंड्स शुड बी गुड इनफ। ऑलराइट, तो सैर सपाटा हो या फिर हो आपकी गाड़ी की प्लानिंग, कोई भी तरीके के लक्ष्य के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप टेंशन फ्री वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं, नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो जितना जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग करना या फिर बच्चों की पढ़ाई शादी की प्लानिंग करना, उतना ही जरूरी है अपने लाइफस्टाइल से जुड़े एक्सपेंसेस की प्लानिंग करना भी। और इसी के बारे में हमें बताने के लिए फिरोज, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। मनी गुरु में आज हमारे साथ आप इस शो में शामिल हुए। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं, आपका कोई सवाल है फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो हमें जरूर भेजिए। अपने अगले शो में हम आपके सवाल जरूर शामिल करेंगे। तरीका आपको बता दें कैसे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करें, अपना नंबर जरूर लिखिएगा, अपना पूरा सवाल अच्छे से अपने फंड्स के साथ,
अपना नाम, अपने अब तक के इन्वेस्टमेंट कितने हैं, सब अच्छे से लिखिए। ट्विटर पर भेज सकते हैं @ZeeBusiness, फेसबुक पर @ZeeBusiness ऑनलाइन, या फिर ईमेल moneyguru@zeemedia.slgroup.com। दीजिए इजाजत, नमस्कार।